हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए ही चलाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज। अगर आप सभी का एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है तो, और यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों से यानी 2 से 3 दिनों के लिए यह क्लास बंद हो गया था, यानी कि आपके लिए क्लास नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कोई काम था इसलिए 2-3 दिन आप सभी को क्लास नहीं देखने को मिला होगा। पर आज से आप लोग को कंटिन्यू क्लास चलाया जाएगा, सुबह और शाम दोनों टाइम कंटिन्यू क्लास चलाया जाएगा। और बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हो, रीजनिंग का हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न कवर कराया जाता है। और आप सभी को इस तरह से यह क्लास देखने को मिलेगा जिस तरह से आप सभी के एग्जाम में आपका एग्जामिनर प्रश्न पत्र को तैयार करके आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। समझो, इसी प्रकार से आप सभी को इस क्लास में हर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। आज से आप सभी का क्लास कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों वाले क्लास कंटिन्यू चलेगा। समझो, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे बताना है ना आप सभी को, सही विकल्प का चयन करना, यानी यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा और यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा कि जिस प्रकार अप्रवास का संबंध, यानी कि अप्रवास का संबंध आगमन से है, उत्प्रवास का संबंध यहाँ पे किससे होगा भाई? उत्प्रवासी से, प्रस्थान से, अन्य देशी से या देववासी से। तो देखो यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा, लॉजिक लगाना होगा। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे? तो इस प्रकार से हमारी बातों को समझना कि जिस प्रकार से हम अप्रवास का आगमन कहते हैं, यानी अप्रवास का संबंध आगमन से इस प्रकार है ना कि जिस प्रकार अप्रवास में आगमन होता है, जब भी बोलेगा अप्रवास होना यानी क्या होना? तो आगमन होना। समझो ना हमारी बातों को। उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार अप्रवास का संबंध हुआ आगमन होना, उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध होगा क्या चीज़ होना? तो बोलोगे सर उसी प्रकार होगा प्रस्थान करना। यानी कि अप्रवास का जिस प्रकार आगमन है, उत्प्रवास का उसी प्रकार क्या है? तो प्रस्थान है। यानी यहाँ पर प्रस्थान भरोगे, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न में सही लॉजिक और राइट आंसर का पता करोगे, इस तरह से थोड़ा सा सोच के। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारे समझ गए हो? तो चलो भाई देखो, अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न है ना, और इस बार आप सभी को क्या करना है? इस बार आप सभी का संबंध ही बताना है, सही विकल्प ही चुनना है, लेकिन किसका? अल्फा वर्ड का। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार से SYSTEM इतना को इतना लिखा, तो इतना को उसी प्रकार से यहाँ पे कैसे लिखेगा और कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे। समझना हमारी बातों को। देखो यहाँ पे क्या है? S है, बाई है, यहाँ पे क्या है? देखो भाई S है, बाई है, S है, T है, E है, M है, ये लिखा है सिस्टम। अब इसको ये लिखा ना, तो लिखा कैसे, वही तो देखना है। देखो S लिखा, बाई लिखा, S लिखा, ठीक है भाई। फिर लिखा M लिखा, फिर E लिखा, फिर T लिखा। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इस तरह से समझना हमारी बातों को, जैसे देखो ये अंत में जो M था उसको 3 नंबर पे ले लाया, और जो 3 नंबर यहाँ इधर से 3 नंबर पे T था उसको यहाँ ले लाया, और जो E था उसको यहाँ के यहाँ यानी सामने के सामने रखा। इसी प्रकार इस S को देखो, जो S यहाँ पे था उसको यहाँ ले लाया, और इस S को यहाँ ले लाया, और इस बाई को यहाँ रखा। तो उसी प्रकार हम इसमें भी वही प्रकार से लॉजिक नहीं लगा लेंगे, तो लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे F है, R है, A है, C है, उसके बाद क्या है? T है, I है, O है, N है। समझो। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो देखो इसमें कितने भाग है? तो देखो 4 इधर है, 4 इधर है, क्योंकि देखो इसमें 3 3 का लिया था, 3 और 3,
3 और 3, लेकिन इसमें 4 है तो 4 को लेंगे और इसमें भी 4 को लेंगे। समझिए हमारी बातों को। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो पहले वाले था वो अंत में आ जाएगा और ये अंत वाले पहले में और पहले वाले अंत में। तो यहाँ देखो C आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हो। उसी प्रकार देखो ये N इधर चला जाएगा और ये T इधर चला जाएगा, यानी T क्या हो जाएगा, अंत में चला जाएगा और N जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब समझियो। अब देखो यह जो A है ना इस साइड आ जाएगा और ये R जो है ना इस साइड आ जाएगा। तो देखो A यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार O इस तरफ आ जाएगा और I इस तरफ आ जाएगा, यानी O यहाँ और O यहाँ और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो CARFNOIT देखो ऑप्शन नंबर बोले तो A में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को लॉजिक लगाना है ऐसे प्रश्न में और समझना सोचना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 था तो 3 को ले चला, फिर 3 था 3 को ले चला। यहाँ पर देखो 4 वर्ड है तो 4 को ले चलोगे, फिर 4 वर्ड है तो 4 को। इस तरह से आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगा के राइट आंसर का पता कर पाओगे। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना, समझना और सोचने की कोशिश करना। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न भी जो 3 नंबर का है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को सही ऑप्शन का चयन करना यानी सही संबंध बताना है। तो इस बार किसका बताना है भाई, तो इस बार संख्या का बताना है। किसका, संख्या का। कैसे, तो इस तरह से कि यहाँ पे 169 है, यहाँ पे 25 है। अब बताओ भाई कि 169 से 125 हुआ तो हुआ कैसे। इसी प्रकार 114 से 144 यहाँ पे क्या होगा, वही ना आप सभी को सोचना होगा कि कौन सा लॉजिक इसमें लगाया है। तो देखो हमारी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना कैसे किया है। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या सोच सकते हो भाई, तो देखो यहाँ पे 169 है, यहाँ पे 25 है। अब बताओ कि यहाँ पे किया है तो क्या किया है। तो देखो अगर हम बात करें 169 का, तो 169 क्या है, तो बोलोगे सर यह 13 का स्क्वायर है। 169 क्या है, 13 का स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे सर 13 का स्क्वायर 169 है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या, तो हमें चाहिए यहाँ पे 25। अब बताओ कि इस 169 में हम क्या घटाएं कि 25 आ जाएगा। तो बोलोगे सर इस 169 में अगर आप लोग 144 को घटाते हो तो 144 को घटाओगे तो क्या होगा, तो बोलोगे 5 और 2 ये कट। तो देखो क्या हुआ, हमारी बातों को समझना। अगर 169 में हम 144 को घटाएं, यानी 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है, और अगर हम इसमें 144 घटाएं और हमारी बात को समझना, 144 जो है यह 12 का स्क्वायर है। समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हुआ, किस प्रकार से समझो कि अगर 13 का स्क्वायर में अगर 12 का स्क्वायर माइनस करो, समझना हमारी बातों को। 169 क्या है, तो बोलोगे सर 169 जो है यह 13 का क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। अगर 13 का स्क्वायर में यानी 169 में 12 का स्क्वायर घटाओगे, यानी 169 में जो 13 का स्क्वायर है इसमें 12 का स्क्वायर यानी 144 घटाओगे तो 25 देखो प्राप्त हुआ। तो बोलोगे जी सर, यानी 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटा देना। इसी प्रकार यह देखो किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर यह जो है यह 12 का स्क्वायर है। क्या है, 12 का स्क्वायर है। क्या है, 12 का स्क्वायर है। अब इस 12 में क्या करना है, तो इस 12 में 11 का स्क्वायर घटा दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटाया। तो इसी प्रकार यहाँ 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, तो 11 का स्क्वायर घटा दोगे। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई 23। यहाँ पे क्या बच गया 23। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 23 होना चाहिए। ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन सी में दिखा। तो देखो भाई इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बूझना पड़ेगा। समझियो कि क्या किया, तो 13 का स्क्वायर किया, 13 में 12 घटा दिया। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर था तो 12 में 11 घटा दिया, 23 आ गया। समझियो हमारी बातों को,
सभी हमारे बातों से एग्री हो तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई, तो क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को सुबह शाम वाले क्लास आसानी तरीक़ा से मिल सके। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न, हमारी बातों को समझना और 4 नंबर प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे डायरेक्शन वाले प्रश्न, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में आप लोग कुछ पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। समझिए हमारी बातों को। अब देखो करा एक वंदे भारत ट्रेन जो है, एक वंदे भारत जो ट्रेन है पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा में देखो, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो पश्चिम दिशा में कितना चलती है? तो 120 किलोमीटर। चलो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ मानता हूँ, और यहाँ से क्या चला, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान, मैं यहाँ से प्रारंभ लिख देता हूँ। समझो? अब समझना कि यहाँ से 120 किलोमीटर पश्चिम की दिशा, तो पश्चिम की दिशा मैं किधर बताया हूँ? देखो इधर बताया हूँ, उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो पश्चिम की दिशा कितना चला भाई? तो बोलोगे सर 120 किलोमीटर चला। 120 किलोमीटर पश्चिम चल गया। अब क्या कर रहा है, फिर 30 किलोमीटर दक्षिण में यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से दक्षिण चला कितना? 30 किलोमीटर। और दक्षिण देखो मैं बता चुका हूँ नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर आ जाएगा कितना भाई? तो नीचे क्या आएगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आ गया। आगे करता था, फिर स्टेशन पहुँचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला। जब देखो यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से पूर्व की दिशा में चला, तो कितना चला? 80 किलोमीटर। तो चलो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। पूर्व किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। देखो तो यहाँ पे कितना चला भाई? तो 80 किलोमीटर पूर्व की दिशा चला। अब कर रहा है, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में? रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु कहाँ है भाई? यहाँ है। और स्टेशन कहाँ है? यहाँ। तो किस दिशा में? तो देखो किस दिशा में है? तो बोलोगे सर यह इस दिशा में है। किस दिशा में? इस दिशा में। अब इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो ये किस तरह का बना हुआ है भाई? तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से। रेलगाड़ी का आरंभिक बिंदु कहाँ है? तो बोलोगे सर यहाँ है। और स्टेशन कहाँ है? यहाँ है। तो आरंभिक बिंदु से बोल रहा है भाई साहब, तो यहाँ होगा इस तरह से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे करा ना, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु, यानी यहाँ से स्टेशन किस दिशा में है? तो इस दिशा में है। और इस दिशा को क्या कहते हो? तो कौन सा दिशा ऐसा है? तो भाई तो देखोगे यहाँ से इस तरह होगा। और इस तरह के दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो बोलते हो इस तरह के दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो यहाँ से इधर हो जाएगा दक्षिण, और यहाँ से इधर हो जाएगा पश्चिम। यानी इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो दक्षिण और पश्चिम कहते हो। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? तो सी होगा, दक्षिण और पश्चिम। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो इस तरह से आप लोग को समझना है। क्या कर रहा है, रेलगाड़ी के आरंभिक, यहाँ से प्रारंभिक, और स्टेशन यहाँ है, प्रारंभिक यहाँ है, तो किस दिशा में है? तो यानी दक्षिण और पश्चिम में। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा। 5 नंबर का प्रश्न बताना, और इसमें आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है समझना हमारी बातों को। करा है 5 पुस्तकें हैं, A, B, C, D तथा E है। ठीक है भाई, एक दूसरे के ऊपर रखी है, यानी एक दूसरे के ऊपर रखी है, तो इस तरह से होगी भाई, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक और 5 पुस्तक। समझिए एक दूसरे के ऊपर रखी है इस तरह से। अब प्रश्न क्या कर रहा है जो समझना, कर रहा है सी जो है ए तथा बी के मध्य में रखी है। सी जो है ना ए और बी के मध्य में, अगर मैं ए यहाँ रखता हूँ, बी यहाँ रखता हूँ, तो सी जो है ए और बी के मध्य में है, यानी सी यहाँ पे होगा, मध्य में होगा। आगे देखो क्या कर रहा है, डी तथा ई एक साथ रखी है।
डी जो है, डी और ई एक साथ रखिए। अगर डी को मैं यहाँ रखता हूँ और ई को मैं यहाँ रखता हूँ, अब देखो क्या करा है, ई जो है ना बी के ऊपर रखी है। ई देखो, ई कहाँ है, तो ई यहाँ है। बी कहाँ है, बी यहाँ है। अब देखो ई जो है बी के ऊपर रखी है, देखो बी के ऊपर कौन रखी है, ई रखी है, तो बोलोगे जी सर रखी है। आगे करा है कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, यानी कौन सी पुस्तक है जो बीच में है, तो देखो बीच वाली पुस्तक कौन सी है, तो बी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझियो कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी जो है मध्य में रखी है। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, और इसमें आप सभी को बताना होगा ब्लड रिलेशन में कि किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है और कैसे कर रहा है। समझना, कर रहा है एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है, एक आदमी जो है एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, बताइए औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, पर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो करा एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहा, चलो मैं यहाँ पे औरत लिखता हूँ। कौन लिखता हूँ, औरत, ठीक है। औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है कौन, एक आदमी कहता है कि इसके इकलौते भाई, यानी इस औरत का इकलौते भाई, यानी कि एक ही भाई है, यानी इकलौता भाई है इस औरत का। समझियो, तो भाई है प्लस और ये औरत है तो माइनस। समझियो, कह रहा है इकलौते भाई, इकलौते भाई का बेटा, यानी इकलौते भाई का कौन हो जाएगा, बेटा। चलो भाई बेटा, इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है। मेरे पत्नी यानी कौन, आदमी। यहाँ पे चलो मैं आदमी लिखता हूँ, यानी आदमी को एम से मैन से संबोधित करता हूँ। अब कर रहा है समझना, इसके इकलौते भाई यानी इकलौते, इस औरत का इकलौते भाई, भाई का बेटा, बेटा जो है मेरे पत्नी का भाई है, यानी इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की यहाँ पे मैं पत्नी लिखता हूँ। इस आदमी की जो पत्नी है ना, पत्नी है इसके बेटे का भाई है, यानी कि ये पत्नी है और ये भाई, यानी भाई बहन का रिलेशन है ये दोनों में, यानी कि इस तरह से समझ रहे हो। मेरे पत्नी का भाई है, यानी कि इस आदमी के पत्नी का जो ये है ना, ये क्या है, तो भाई है, यहाँ पे भाई लिख दो। अब क्या कर रहा है प्रश्न, जो समझना, प्रश्न पे अब फोकस करना कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी यह व्यक्ति जो है ना इस औरत को क्या कहेगा, यानी कि बताना है कि यह व्यक्ति इस औरत को क्या कहेगा। तो देखो क्या कहेगा, तो देखो इस आदमी का ये पत्नी है, पत्नी का ये कौन हो गया भाई, पत्नी, इसका ये भाई हो गया। देखो जब ये इसका पत्नी है तो ये कौन होगा, इसका साला होगा, और जब ये साला है तो इसका ये कौन होगा, ससुर है, होगा, ससुर होगा ना। और ससुर का बहन, ये औरत कौन होगा, ससुर का बहन। अब देखो ससुर का बहन कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो ये आदमी इस औरत को क्या कहेगा, ससुर का बहन कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कहेगा। इस तरह से आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, इस तरह से, क्योंकि ये आदमी का ये औरत कौन है, पत्नी है, और पत्नी का भाई कौन लगेगा, साला, और फिर ये जब ये साला है तो इसका पिता ये कौन होगा भाई, तो ये ससुर होगा, और ससुर का बहन कौन होगा, ससुर का बहन, यानी यहाँ पे तो ऑप्शन ही दे रखा है ससुर का बहन, यानी इस तरह से राइट आंसर आप लोग पता कर पाओगे। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में POLO को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा।
का। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो देखो यहाँ पे POLO को इतना लिखा जाता है। अब देखो आप सभी को समझना होगा कि आखिर इतना और इतना में क्या लॉजिक लगा है, जो कि इतना लिखा है वही लॉजिक ना इसमें लगा के राइट आंसर पता करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, P है, O है, L है, O है। अब इतना को क्या लिखा भाई, तो O लिखा, N लिखा, M लिखा, P लिखा। अब इतना से इतना कैसे लिखा पता लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का पता करोगे। जैसे कि क्या, तो बोलोगे P का 16 होता है, O का 15 होता है, L का 12 होता है और O का 15 होता है। समझो इसी प्रकार क्या होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, M का 13 होता है और P का 16 होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो देखो इस तरह से समझना कि अगर P से O की ओर गया, यानी कि 16 से 15 की ओर गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर माइनस का 1 हुआ। फिर देखो O से N की ओर गया, यानी कि N O का 15 और N का 14, तो 15 से 14 की ओर गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 1 हुआ। इसी प्रकार L से M की ओर गया तो L का 12, M का 13, यानी कि प्लस का 1 हुआ। फिर देखो O का 15 और P के 16, यानी O से P की ओर गया, 15 से 16 गया तो प्लस का 1 हुआ। अब देखो क्या लॉजिक लगाया इसमें भाई, तो देखो लगाया कि 2 गो प्लस किया और 2 का पहले में माइनस किया, उसके बाद 2 गो प्लस करके लिखा, यानी इन दोनों में 2 माइनस किया और इतना लिखा, इन दोनों में यहाँ प्लस किया और इतना लिखा। तो इसी प्रकार इसमें 2 गो में शुरू में माइनस करेंगे और इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो समझना यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है O लिखा, P लिखा, P लिखा, O लिखा। अब क्या करना है कि पहले 2 में माइनस करना है, 2 में प्लस करना है। तो देखो O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है और 15 में 1 माइनस करोगे 14 और 14 N का होता है। इसी प्रकार P का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर P का 16 होता है और 16 में फिर 1 क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना होगा, 15, और 15 जो होता है O का होता है। समझो इसी प्रकार P का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर P का 16 होता है और 16 में एक बार क्या करना है, इस बार प्लस का 1 जोड़ना है। तो 16 में 1 17 और 17 जो होता है वह Q का होता है। इसी प्रकार O में भी क्या करना है, प्लस का 1 जोड़ना है। तो O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और 15 में 1 जोड़ोगे 16 और 16 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन P का होता है। अब देखो भाई NOQP कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, NOQP ऑप्शन C में दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए अगला प्रश्न। ये तो हो गया 7 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न समझना, देखो क्या है। 8 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे कर रहा है ना कि यह जो है ना, यह सीरीज है में गलत संख्या चुने। देखो यह जो सीरीज है ना, नंबर का सीरीज, नंबर सीरीज है, इसमें कौन सा एक ऐसा है जो कि गलत बता रहा है, यानी कि गलत आ गया है, जिसके कारण यह सीरीज क्या है, तो गड़बड़ है। तो देखो कैसे पता करोगे, तो इस तरह से करना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो समझो यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को सोचना होगा कि 2 है, फिर 3, फिर 11, 38, 102 और 299। तो यह सीरीज क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब स्टेप बाय स्टेप बढ़े, इंक्रीज होवे, तब आप सभी को नंबर सीरीज में कैसे सोचना है, तो हमारी बातों को समझना। देखो अगर हम बात करें कि 2 से 3 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर अगर 2 से 3 गया, फिर 3 से 11 गया, तो अगर हम 2 से 3 गए तो इसमें 1 का क्यूब करके जोड़ते हैं। तो देखो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 और 2 जोड़ोगे तो देखो 3 आ रहा है, यानी कि देखो 2 से 3 गया,
यानी इसमें प्लस का एक का क्यूब जोड़ा, और एक का क्यूब एक होता है 2 और एक 3 हो गया। इसी प्रकार 3 से क्या हो गया, तो 11 गया। अब 3 से 11 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें प्लस के 2 का क्यूब किया, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है कितना, 8। और अगर 8 में 3 जोड़ोगे, 8 3 11, 11 हो गया। इसी प्रकार इस 11 से 38 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 11 से 38 हुआ तो क्या हुआ, तो इसमें प्लस का 4 का क्यूब जोड़ा। देखो 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 छक्का 16 और 16 छक्का 64, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 का क्यूब होगा, क्योंकि सीरीज से चल रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो इस बार 3 का क्यूब होना चाहिए। तो देखो 3 का क्यूब करो भाई, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 27 और इस 11 को जोड़ोगे तो 7 1 8 2 1 3, देखो 38, यहाँ पे 38 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि इसमें क्या किया ना, तो यहाँ पे पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब किया। इसी प्रकार देखो 38 से 102 हो जाएगा तो क्या करोगे, इस बार प्लस 4 का क्यूब जोड़ोगे, और प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 छक्का 16, 16 छक्का 64, और 64 में 38 जोड़ो तो कितना आएगा भाई, 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, 102। देखो 102 यहाँ पे है, तो बोलोगे जी सर है। इसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी इस बार क्या करोगे, तो प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 30 बार हम 5 का क्यूब करेंगे, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125, और 125 में 102 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, तो 5 और 2 7 और 2 और 2, यानी 227। लेकिन यहाँ पे 229 देखो दे रखा है, यानी कि गलत कौन सा संख्या है, तो 229 संख्या जो यहाँ पे दिया गया है गलत है। इसके जगह क्या होना चाहिए, तो इसकी जगह 227 होना चाहिए। समझ रहे हो हमारी बातों को, क्या होना चाहिए, 227। समझ गए सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। आप लोग 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और कैसा प्रश्न है, देखो कर रहा है ना कि यहाँ पे कि दी गई नीचे पासे की 2 स्थितियाँ दी गई। देखो 1 पासा 2 पासा, इनकी कुछ स्थितियाँ दे रखी है, इस तरह से इनकी कुछ स्थितियाँ। अब कर रहा है इनमें एक के विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा। देखो जब भी आप सभी को विपरीत पूछे ना, तो इस तरह से हमारी बातों को समझ लेना कि जब भी विपरीत पूछे तो 2 पासा हो तो दोनों पासों में देखना कि कौन सा स्थिति जो है वह कॉमन दिख रहा है। तो बोलोगे सर अगर इसमें हम कॉमन की बात करें तो 7 देखो इसमें एक कॉमन है, और यह 7 एक कॉमन है, 7 7 कॉमन है, और 9 भी कॉमन है। देखो 9 भी कॉमन है, यानी कि जो यहाँ पे कितना कॉमन, इन 2 पासों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे 2 2 कॉमन है। और जब 2 पासे में 2 कॉमन हो तो उसमें रूल होता है कि जो जो कॉमन होता है उसके बाद जो जो अंक बचता है, जैसे कि देखो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 1 और 6 एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। यानी यहाँ पे क्या पूछा, तो 1 के विपरीत कौन होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। क्या होगा 1 का विपरीत 6। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 10 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से कर रहा है आपका एग्जामिनर, कर रहा है निम्नलिखित में विषम ज्ञात करें। देखो भाई जब भी आप सभी का विषम आ जाए ना एग्जाम में, कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा अलग होगा, हट के होगा, वही आपका विषम होगा, और वही विषम संख्या का विषम का चयन करना है, वही विषम ऑप्शन को। तो देखो इन 4 ऑप्शन में कौन सा 3 ऑप्शन है जो एक समान है और एक ऑप्शन अलग है। तो देखो किस तरह से निकालोगे, तो जब भी अल्फ़ाबेट से आ जाए ना और आप सभी को कोई भी लॉजिक लगाने बोले, तो आप लोग पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि हमारी बातों को समझो, जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और टी का 20, और देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और डब्ल्यू का 23, और एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, एन का 14,
यू का 21 और ई का 5। समझ रहे हो हमारी बातों को। अब देखो इसमें कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से हमारी बातों को समझना कि जी का उल्टा टी है, डी का उल्टा डब्लू है, एम का उल्टा एन है, तो बोलोगे सर कैसे आप बोल दिए हो कि जी का उल्टा टी है, डी का उल्टा डब्लू है, एम का उल्टा टी है। तो देखो जब भी आप सभी का अपोजिट निकालना कहे, जैसे कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा क्या होगा भाई, तो वाई होगा, इस तरह से सी का उल्टा एक्स, समझो ऐसे हो। तो जब भी आप सभी को उल्टा पता करने के लिए बोले तो क्या करोगे कि इन दोनों को संख्या को ऐड करोगे ना तो 27 आएगा। जैसे देखो ए का उल्टा जेड होता है ना, तो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है और जेड का 26, और 26 और 1 जोड़ोगे तो 27 आ रहा है। इसी प्रकार बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है और बाई का 25, और 25 और 2 जोड़ोगे 27। और देखो इसी प्रकार सी का कितना होता है, तो 3 होता है और एक्स का 24, तो 24 और 3 को जोड़ोगे 27। तो यहाँ पे भी देखो 1 और प्लस 26 27 आया, 2 प्लस 25 27 आया, 3 प्लस 24 27 आया। यानी दोनों अंकों दोनों वर्ड का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ने के बाद अगर 27 आ गया तो वह क्या होगा, तो एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो देखो इसमें भी हम वही चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो 20 है और 7 है, अगर आप लोग 20 प्लस 7 को जोड़ते हो तो 27 है, तो बोलोगे जी सर, यानी जी का उल्टा टी है। अब देखो अगर 4 और 23 को जोड़ते हो तो 4 और 23 क्या होता है, 27 होता है, तो बोलोगे जी सर, यानी डी और डब्लू क्या है, तो डी और डब्लू एक दूसरे का विपरीत है। इसी प्रकार 13 और 14 को जोड़ो तो 4 और 3 7 और 1 1 2, देखो 27 आ गया, यानी एम और एन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे का उल्टा। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी का, जब इन दोनों को जोड़ो तो 21 और 5 कितना आता है, 26 आता है, और देखो यहाँ पे 26 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह एक दूसरे का क्या है, विपरीत नहीं, यानी उल्टा नहीं है, यानी कि यही सबसे अलग है। ऑप्शन ए बी सी एक समान है, क्योंकि सभी का अल्फाबेट जोड़ने के बाद 27 आया और एक दूसरे का विपरीत है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है एक दूसरे का विपरीत नहीं है, क्योंकि दोनों का अल्फाबेट जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न में भी आप सभी से पूछना चाह रहा है ना एग्जामिनर कि निम्नलिखित में विषम ज्ञात करें। देखो जब भी विषम ज्ञात करना के लिए बोले तो इस बार क्या कर रहा है, तो इस बार शब्दों का विषम बताना है, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक अलग होगा, वही आप सभी को चयन करना है। तो देखो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या मध्यांतर है, विदाई है, समापन है और समाप्ति है। अब देखो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें विदाई की, समापन की, समाप्ति की, तो इन तीनों का अर्थ क्या होता है ना, विदाई की बात करें, समापन और समाप्ति का, विदाई यानी कि क्लोज यानी बंद, विदाई हो गया यानी कि बंद हो गया, समापन यानी कि क्लोज बंद हो गया, समाप्ति यानी समाप्त हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन मध्यांतर की बात करें तो यह भी है बीच बीच में, यानी कहाँ है, तो बीच बीच में को हम क्या कहते हैं, मध्यांतर भी यह है। समझो इस तरह से। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी और सी तीनों एक प्रकार के, यानी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। विदाई का मतलब समाप्त, समापन का मतलब समाप्त और समाप्ति का मतलब समाप्ति, यानी द एंड हो गया। लेकिन मध्यांतर की बात करें तो यह भी वाक्य यानी सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से समझना, इसमें क्या लॉजिक लगा है ना, समझने की कोशिश करना आखिर इसमें क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि 25 से 65, 46 से 64, 62 से 26 और 28 से 82 किस प्रकार हुआ है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा। तो कैसे किया है भाई, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की
और ऑप्शन डी की, तो क्या किया है समझना। देखो अगर हम बात करें 46 से क्या लिखा तो 64। अब 46 से 64 लिखा तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो देखो इसका वर्ड को आप लोग समझना। जैसे क्या है यहाँ पे 4 है 6 है, और 4 और 6 को विपरीत कर दिया, यानी पहले 6 लिखा फिर 4 लिखा। उसी प्रकार देखो 62 कैसे लिखा था 6 और 2, तो पहले 2 लिखा उसके बाद 6 लिखा, 26 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो 28 और 28 को क्या लिखा 82, यानी पहले 2 फिर 8 लिख दिया। लेकिन जब हम बात करें ऑप्शन ए की, तो 25 है और 25 को क्या लिखना चाहिए, तो पहले 5 लिखना चाहिए और फिर 2 लिखना चाहिए 52, लेकिन यहाँ पे 65 लिख दिया। यानी सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यानी इस तरह से आप लोग को समझना होगा और लॉजिक लगाना होगा कि सबसे अलग कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका क्या है, आपका राइट आंसर है। समझो हमारी बातों को। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न में क्या है ना, समझना। कर रहा है यदि ए का अर्थ घटाव, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ गुना, तो इसका मान निकालो। तो निकालो, जो मान कर रहा है ना उसका मान रखो। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो 18 है। फिर देखो बी का मान क्या दे रखा है भाग, तो यहाँ पे भाग 2 3 होगा। फिर सी का मान क्या है, सी का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे 24। फिर देखो ए का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 12। फिर डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना 2। अब क्या करो, तो अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर डालो। कैसे करोगे, तो इस तरह से जैसे समझना। सबसे पहले क्या करोगे, बोर्ड मास प्रयोग करोगे, भाग का फिर गुना का फिर जोड़ का अंत में घटा होगा। तो देखो 18 में जब 3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 3 6 का 18, 6 होगा, प्लस 24 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब देखो जब भाग का हो गया तो फिर क्या होगा, गुना का होगा, तो 12 गुना का 2, 12 दूना का 24। अब देखो जब गुना का हो गया इसके बाद फिर क्या होगा, जोड़ का होगा, तो 24 और 6 जोड़ोगे कितना होगा, तो 24 और 6 30 होगा, और 30 में जब 24 को घटाओगे तो कितना होगा, तो 24 और 6, तो यहाँ पे 30 होगा। 24 और 6 30 होगा, और 30 में जब 24 को घटाओगे तो कितना होगा, तो 6 होगा। यानी कि क्या आया, तो ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि 6 है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी से आपका एग्जामिनर। देखो भाई यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है यदि इतना का मान 16 समीकरण को सही करने हेतु कौन सा विकल्प सही है। देखो भाई आप सभी को बताना होगा, समझना होगा कि अगर हम इस समीकरण को सही करते हैं, यानी यहाँ पे 16 लाते हैं इस समीकरण का कैलकुलेशन करने के बाद, तो इन दोनों स्टार के जगह कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे ताकि कैलकुलेशन करने के बाद 16 आ जाए, यानी समीकरण सही हो जाए। तो कैसे सोचोगे, तो देखो चलो मैं ऑप्शन ए को उठाता हूँ इस तरह से, जैसे 8 है, स्टार है, 4 है, फिर स्टार 2 और फिर 16। अब देखो मैं अगर ऑप्शन ए को उठाता हूँ, जैसे यहाँ पे जोड़ रखता हूँ, यहाँ पे गुना रखता हूँ, तो पहले गुना 4 दूनी 8 और 8 और 8 16। देखो ऑप्शन ए ही निकल के आ गया। यानी ऑप्शन ए अगर यहाँ पे रखोगे, यानी यहाँ पे जोड़ यहाँ पे गुना, तो आप सभी को 16 आ रहा है, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। समझो ना, 4 दूना का 8 और प्लस 8 बराबर 16 आ गया, और इधर भी क्या है 16। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या आप सभी से आपका एग्जामिनर पूछ रहा है। देखो कह रहा है ना कि जिस प्रकार बी का संबंध 2 से है, जे का संबंध 10 से है, क्यू का संबंध 17 से है, तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है ना, मिसिंग नंबर, यहाँ पे क्या होगा आप सभी को बताना होगा इस भाट के जगह। तो कैसे सोचोगे भाई, तो समझना हमारी बातों को। देखो अगर आप लोग थोड़ा सा सोचना,
जैसे कि देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन क्या होता है 2 होता है, जे का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 10 होता है, क्यू का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 17 होता है। तो ई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन क्या होता है, तो बोलोगे सर ई का 5 होता है, तो यहाँ पे 5 होगा। उसके बाद 8 जो होता है 8 जो होता है किसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का होता है, तो बोलोगे सर एच का होता है, यानी कि यहाँ पर एच होगा। तो देखो 5 और एच कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई 5H, तो बोलोगे सर 5H, बोले तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही। समझो हमारी बातों को। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है ना कि सार्थक क्रम का व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम व्यवस्थित करना यानी बताना है कि ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ना, इन चारों का सार्थक यानी सही क्रम। और सही क्रम समझना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, किशोरावस्था, शैशव, प्रौढ़ता या बचपन। तो देखो अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले क्या होता है, तो बोलोगे सर सबसे पहले शैशव होता है। क्या होता है, शैशव, यानी कि 2 नंबर। शैशव के बाद क्या होता है, तो बोलोगे शैशव के बाद बचपना होता है, यानी बचपन 3। जब बचपन बीतता है, बचपन के आगे की बात करें तो क्या होता है, किशोरावस्था यानी 1, जैसे हम किशोरी कहते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या होता है भाई, तो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ता होता है, यानी जिसे हम कहते हैं जवान, जवानी, वही होता है प्रौढ़ता, यानी 4 नंबर। तो 2, 3, 1, 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2, 3, 1, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझिए हमारी बातों को। यहाँ तक कोई भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चले हम नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और बताना कि समूह में भिन्न आकृति पहचान करो। यानी ABCD 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा, जो आप लोग इन प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी होमवर्क का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। समझो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी तुरंत ही कमेंट में करें। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, लाइक वाले बटन दिया गया है, लाइक वाले बटन को दबा दो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। क्या होगा कि उन दोस्तों के पास जाएगा तो उनकी भी तैयारी मजबूत होगा और उनका भी सिलेक्शन लग जाएगा। इसलिए आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें और अपनों दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो बता दूं कि जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप सभी को सुबह शाम दोनों वाली नोटिफिकेशन आसानी तरीक़ा से पहुंच सके और आपकी तैयारी एक अलग लेवल, हाई लेवल तक हो जाए। समझियो। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद। और बताना यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।